आपके साथ इतिहास पर परिचर्चा कर रहे हूं, जिसमें आज का टॉपिक है नव पाषाण काल। कल की कहानी में हमने देख लिया था कि मध्य पूरा पाषाण काल के अंत के समय जलवायु में परिवर्तन होने लगा था और मध्य पाषाण काल के अंत तक मानव में केंद्रीकृत व्यवस्था शुरू हो गई थी। कई लक्षण दिखाई देने लगे थे जिससे कि इनके पास एक समुदाय का बनना, पशुपालन का संकेत तो मध्य पाषाण काल से शुरू हो चुका था। लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिए थे और ये जानवर इनके आसपास घूमना, इनसे इनके इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिए थे। अर्थात पशुपालन करने का संकेत तो हमें मध्य पाषाण काल से मिल चुका था और लोग जगह जगह झोपड़ी बना के, आवास बना के, गर्त होम बना के, ये इस प्रकार स्तंभ गर्त बना के रहना शुरू कर दिए थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के अंत के समय जलवायु में व्यापक परिवर्तन हुआ। जब जलवायु बदली है तो बड़े पैमाने के लोग इधर उधर समाप्त हुए। जो बदले हुए तापमान पर व्यवस्थित हो पाए, उन्हीं से नव पाषाण काल की शुरुआत हुई। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए, नव पाषाण काल, हाँ, गुड्डी मीणा जुड़ गई है और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ क्लास में जुड़ जाइए और करते रहिए, इस क्लास का लेते रहिए आनंद। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये अध्ययन हम आपको करा रहे हैं और इस क्लास के पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी से आज़ादी मिल जाएगी और एक साथ 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल चलते हैं आगे की क्लास लेकर, हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा कि मध्य पाषाण काल का अंत हो चुका है। मध्य पाषाण काल के अंत के साथ नव पाषाण काल की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल या नव पाषाण काल या नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज का शब्द का प्रयोग नियोलिथिक शब्द का प्रयोग। देखो, सबसे पहले इसके इतिहास के विषय में समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसके इतिहास नव पाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग कब होता है और कौन करता है। देखिए, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जॉन लुआक साहब करते हैं। जॉन लुआक साहब करते हैं। जॉन लुआक ने सबसे पहले नव पाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग 1865 में किए थे। 1865 ईस्वी में किए थे। 1865 ईस्वी में किए थे। बच्चों ध्यान से समझते चलिए, नव पाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुआक महोदय ने 1865 ईस्वी में किए थे। ये शब्द देने का श्रेय और चिंतन करने का श्रेय
इन्हीं को है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक। पुस्तक क्या है? प्री हिस्टोरिक। पुस्तक में, प्री हिस्टोरिक पुस्तक में 1865 ईस्वी में जॉन लुआक साहब ने नव पाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किए। देखिए, इस पुस्तक के आ जाने के बाद, इस पुस्तक के प्रकाश में आ जाने के बाद भारत के मानव के इतिहास की एक नई कड़ी का शुरुआत होता है, जिसे नव पाषाण काल, पाषाण काल तो था ही ये, लेकिन नव पाषाण काल था। न्यू पहले जो एक था, नव पाषाण काल, नए समय का शुरुआत माना जाता है। अब ये देखेंगे कि ये नए समय का शुरुआत कैसे हुआ। देखिए, कहते हैं ये प्री हिस्टोरिक पुस्तक में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक में, टाइम्स पुस्तक में जॉन लुआक साहब ने सबसे पहले नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। इसी पुस्तक में ये बताते हैं कि यह वो समय था जिस युग में इसको बताने के लिए इन्होंने लॉजिक क्या दिया। लॉजिक देते हैं कि यह वह समय है जिस समय में यह वह समय है जिस समय में यह वह समय है जिस समय में मानव ने पत्थरों का तो उपयोग किया ही, मानव ने पत्थरों का अपने औजारों के लिए पत्थर का उपयोग तो किया ही, लेकिन ये जो पत्थरों का उपयोग था इसमें कुशल कारीगरी दिखाई देती है। उपकरण अधिक कुशल थे। उपकरण जो बने नवपाषाण काल में, उपकरण अधिक कुशल थे। इस पर पॉलिश किया गया, पॉलिश किया गया। ऐसे उपकरण, कुशल उपकरण, पालिशदार उपकरण जब मिले हैं तो मानव के इतिहास का ये समय नव पाषाण काल के नाम से जॉन लुआक महोदय ने दे दिया। कहते हैं, ध्यान से समझिए, मानव के इतिहास का ये वह युग है जिस युग में मानव ने पत्थरों का तो उपयोग किया, लेकिन जो औजार बनाए वो औजार मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से ज्यादा कुशल थे। कहते हैं ये कुशलता किस तरह थी? पत्थरों में कारीगरी दिखी, औजारों में, उपकरणों में कारीगरी दिखी, और कारीगरी करने के साथ ये जो उपकरण थे पहले से ज्यादा घातक हुए, पहले से ज्यादा मारक क्षमता बढ़ी इनकी। इसका मतलब है कि पालिश करके, जैसे ये पत्थर लिए ऐसे रगड़ते नहीं है, रगड़ के धार करते हैं, तो कहते हैं इन पत्थरों में पालिश किए हुए, इन औजारों में पालिश किए हुए उपकरण मिले। ध्यान रखिएगा, ऐसे पालिशदार उपकरणों के समय के लिए जॉन लुआक साहब ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में शब्द दिया, क्या दिया? नव पाषाण काल शब्द से सुशोभित किया। विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ इस लाइव सेशन में, जिसमें मैं लगातार एनसीईआरटी पैटर्न पे आपसे परिचय कराता जा रहा हूं इन विविध प्रकार के तथ्यों से। वक्त बदल रहा है, जलवायु बदल रही है, समय बदल रहा है, क्योंकि जानते हैं आप कि जिस प्रकार का तापमान होगा
उसी प्रकार की वर्षा होगी, जिस प्रकार की वर्षा होगी उसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, जिस प्रकार की मिट्टी बनेगी उसी प्रकार की वनस्पति जन्मेंगी, जिस प्रकार की वनस्पति होंगी उस आवरण में, उस जलवायु में रहने वाले उसी प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म होगा। सब कुछ बदल रहा था नवपाषाण काल में। तो पहले के चले आ रहे जो उपकरण थे इनमें चमत्कारिक बदलाव देखा गया, इन उपकरणों में मारक क्षमता का विकास हुआ। इन सभी तथ्यों के साथ एक बदलाव वाले समय का जो परिवर्तन हुआ, इस पूरे समय काल को जॉन लुआक साहब ने नवपाषाण काल के नाम से संबोधित किया। बच्चों, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं इस एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये क्लास, जिसमें लगातार चर्चा होती चली जा रही है, लगातार चर्चा होती चली जा रही है कि नवपाषाण काल का जो समय था, ये पाषाण काल का समय किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आता है। एक लेखक है जिनका नाम है माइल्स वर्किट महोदय। ध्यान से समझिए, माइल्स वर्किट महोदय, माइल्स वर्किट महोदय। अब देखिए, माइल्स जॉन लुआक के बाद माइल्स वर्किट महोदय क्या करते हैं? कहते हैं कुछ नवपाषाण काल संस्कृति को इन्होंने एक कुछ मानक दिया। कहते हैं जहां से ये विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे। ध्यान से समझिए कि इन्होंने नवपाषाण काल संस्कृति के लिए, नवपाषाण काल संस्कृति के लिए कुछ मानक आधार माने। इनके अनुसार जब इस प्रकार के जो परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन ही नवपाषाण काल को समझा पाने में सक्षम है। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे आ रहा है वो मानक, जिस मानक पे जब ये घटनाएं घटित होने लगे, जब ये चीजें दिखाई देने लगे, तो कहते हैं कि वहीं से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। तो इन माइल्स वर्किट महोदय का जो मानक था, इस मानक के अनुसार एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण इस समय दिखाई दिए, और इन्हीं लक्षणों के सहारे हम इस समय को क्या कह दिए? इस समय को हमने नवपाषाण काल का समय कर दिया। देखिए, कुछ लक्षण इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कृषि कार्य का प्रारंभ होना, कृषि कार्य का प्रारंभ होना पहला लक्षण। इस समय का पहला लक्षण कि कृषि कार्य का प्रारंभ होना था, मतलब कृषि कार्य शुरू हुआ नवपाषाण काल में, कृषि कार्य शुरू हुआ। दूसरा, पशुओं का पालन व्यवस्थित तरीके से, पशुओं का पालन शुरू हुआ। तीसरा, पत्थरों के जो औजार बने, उनको, जैसे ये पत्थर है, इस पर ऐसे से घर्षण किया गया, घर्षण करके इन्हें धारदार बनाया गया। कहते हैं कि इस समय के जो पत्थर के उपकरण बने, इनमें घर्षण करके इन उपकरणों को धारदार बनाया गया। ये चमत्कारिक बदलाव था। इसको एक एक को हेडिंग को उठाएंगे और तब पढ़ेंगे कि कृषि कार्य में कैसे कृषि किए, पशुओं का पालन कैसे किए, और पत्थरों के उपकरणों को किस प्रकार इन्होंने घिसकर बनाया। दूसरी कंडीशन देखिए, अब इसका जो अगला लक्षण है वो है मृद भांड उद्योग का करना। मृद भांड उद्योग इस समय की सबसे बड़ी चमत्कारिक जो खोज थी वो मिट्टी के बर्तनों को बनाना था। इस प्रकार
माइल्स वर्किट महोदय ने कुछ साक्ष्य, कुछ मानक दिए। इस मानक के आधार जब ये लक्षण दिखाई देने लगे तो ऐसे लक्षण को दिखाई देने वाले समय को हम नवपाषाण काल के नाम से संबोधित किए। इसका मतलब ये हो गया कि कृषि कार्य का प्रारंभ होना, पशुओं का पालन करना, पत्थरों पे हथियारों के औजारों को घर्षण करके इसे धारदार बनाना और मृद भांड का प्रयोग करना, जब जिस प्रकार के अगर संस्कृति दिखाई देने लगी, व्यवस्थित जीवन दिखाई देने लगा, एक लाइन में कह सकते हैं मानव के व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ, मानव के व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ, एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत जहां से हुई, ये समय नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है, नवपाषाण काल के नाम से संबोधित किया जाता है। माइल्स वर्किट महोदय के आधार पर कृषि कार्य का प्रारंभ हो रहा, पशुओं का पालन करना, पत्थर के उपकरणों को घर्षण करके धारदार बनाना तथा मृद भांडों का जब उद्योग प्रारंभ हुआ तो ऐसे इतना सब कर लेने के बाद मानव का जीवन व्यवस्थित और अस्थायी हुआ। और जब ये मानव का जीवन व्यवस्थित और अस्थायी हुआ तो इस समय को हम नवपाषाण काल के नाम से हम संबोधित किए। इस समय को हम नवपाषाण काल के नाम से जाने। आगे चलते हैं, अब एक एक हेडिंग को उठाते हैं और देखते हैं कि नवपाषाण काल में किस प्रकार जीवन में परिवर्तन हुआ। नवपाषाण काल में जीवन अस्थायी कैसे हुआ, जीवन अस्थायी कैसे हुआ। नवपाषाण काल में जीवन अस्थायी कैसे हुआ, तो सबसे पहला जो मुद्दा बनता है जीवन के अस्थायी होने का, रोजगार। जैसे कोरोना पीरियड में बहुत लोगों का रोजगार गया, तमाम चीजें बिगड़ी, तमाम स्थितियां बदली, तमाम परिस्थितियां बदली, तमाम उद्योग गए, लोग जहां तहां स्थानांतरित हुए, किसी के ऊपर क्या बीता, किसी के ऊपर क्या बीता, वो हर व्यक्ति का जीवन जानता है। इसी प्रकार इस समय जो परिवर्तन हुआ, तो अगर रोजगार अस्थायी होता तो लोग इधर उधर भटकते नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय रोजगार के लिए सबसे पहला काम है जीवन के अस्थायी करने का। इस समय तो कोई बिजनेस था नहीं, कोई धंधा था नहीं, कोई उद्योग था नहीं, तो सबसे पहले कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। कृषि कार्य, देखिए पहली हेडिंग देखेंगे कि नवपाषाण काल में कृषि। देखिए नवपाषाण काल में अगर कृषि की बात करें, नवपाषाण काल में अगर कृषि की बात करें तो सबसे पहले व्यवस्थित कृषि की शुरुआत इसी समय मानी जाती है। व्यवस्थित कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही मानी जाती है। ध्यान रखिए कि इस कृषि के अंतर्गत सबसे पहले गेहूं, जौ और कपास की खेती शुरू हुई। गेहूं, जौ और कपास की कृषि शुरू हुई। लेकिन क्या ये गेहूं, जौ, कपास नवपाषाण काल में एकाएक उग गए? नहीं, ऐसा नहीं था। ये मध्य पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में ये गेहूं, जौ, कपास जंगली घास के रूप में उगते थे। जंगली घास के रूप में उगते थे।
मानव को इसका ज्ञान नहीं था कि इसे भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मानव को इसका ज्ञान नहीं था, इसका ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। मानव को इसका ज्ञान नहीं था कि इसका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जा सकता है। बच्चों, अब कहानी ये बन गई कि इस प्रकार का प्रैक्टिकल, तो इस प्रकार की घासें तो जंगलों में गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की घासें मध्य पाषाण काल के जंगलों में भी थी, लेकिन इस समय के लोगों को, मध्य पाषाण के लोगों को इन घासों के विषय में पता नहीं था, इन फसलों के विषय में पता नहीं था। इस नव पाषाण काल में इन फसलों के विषय में जानकारी हुई। गेहूं, जौ और कपास की व्यवस्थित कृषि के प्रारंभ होने का साक्ष्य नव पाषाण काल से ही मिलता है। इसका मतलब ये हो गया बाबू कि गेहूं, जौ, कपास की जो खेती थी वो मध्य पाषाण काल से शुरू हुई, मध्य पाषाण काल से शुरू हुई। इसके बाद ही खेती के व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिलते हैं। अनाज कृषि कार्य प्रारंभ हुआ तो लोग एक जगह पे जाके फसलों को काट लेते थे, तो अस्थाई आवास का निर्माण हुआ। अगला स्टेप, कृषि कार्य के अस्थाई होते ही अस्थाई आवास का प्रारंभ हुआ, आवास का निर्माण प्रारंभ हुआ, अस्थाई आवास का निर्माण प्रारंभ हुआ। मतलब नव पाषाण काल के जो मानव थे अपने अस्थाई आवास बनाने लगे थे, एकदम व्यवस्थित समुदाय, ग्राम समुदाय बनाकर, क्योंकि कृषि कार्य में जरूरत पड़ती थी लोगों के, बनाकर ये ग्राम का विकास करने लगे, इकट्ठा होकर रहना शुरू कर दिए, ग्राम का विकास होना शुरू कर दिया। अस्थाई आवास, क्योंकि कृषि अस्थाई हुई तो आवास भी अब अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि लोग अपने खेतों को छोड़कर जाना नहीं चाहते। घरों के अगल बगल ही खेत हुआ करते हैं जिनमें ये फसलों को उपजाकर, फसलों को इकट्ठा करके ये अपने कृषि कार्य को कंप्लीट करने का काम करते हैं। समुदाय बनाकर रहने लगे और आवास बनाने लगे, घरों का निर्माण, मतलब अस्थाई आवास, घरों का निर्माण किए, जिससे समुदाय बनाकर रखने लगे। ग्रुप का शुरुआत हुई, समूह में रहने की शुरुआत हुई और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना जन्म ली, जोड़ते रहिए। अब देखिए, समुदाय बनाए, कृषि का कार्य प्रारंभ किया, गांवों का निर्माण शुरू हो गया, अगल बगल लोग रहना शुरू कर दिए, तो कृषि कार्य होना शुरू कर दिया, आवास बन गया। और अब अगला स्टेप शुरू होगा नव पाषाण काल का, जिसमें पशुपालन कार्य होगा। देखो, तथ्यों से जोड़ते हुए जब सीखेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तीसरा स्टेप कि जब कृषि कार्य अस्थायी हो गया, लोग समूह में रहना शुरू कर दिए, तो अगले स्टेप में होगा कि पशुपालन का होना। देखो, हम बात करते हैं पशुपालन। नव पाषाण काल में पशुपालन अगर जो विद्यार्थी मध्य पाषाण काल के क्लास में रहे हों वो तथ्यों को जोड़ लें। मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में का जो मानव था वो पालतू पशुओं के समीप रहने लगा था, के समीप
रहने लगा था, क्योंकि इनको विश्वास हो गया था कि ये मांस देंगे, दूध देंगे, काम भी करेंगे। इसलिए इन पालतू पशुओं को, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि के मानव के इर्द गिर्द रहने के संकेत मिलते थे। यहां कंफ्यूजन मत करिएगा। यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल से ही जब ये मानव पालतू पशुओं के समीप ये मानव रहने लगा तो शिकार, दूध इत्यादि चीजें इसे निकट होने लगी। इसका मतलब है कि पशुपालन का जो संकेत था, सवाल आ चुका है एग्जाम में, जो सर्वप्रथम पशुपालन का संकेत, सर्वप्रथम पशुपालन का संकेत मध्य पाषाण काल के अंत तक होने लगा था। संकेत मध्य पाषाण काल के अंत में प्रारंभ हो चुका था, मतलब लोग जानवरों के शिकार करने वाले जानवरों के इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिए थे, पालतू पशुओं के समीप रहना शुरू, मतलब ये इनकी उपयोगिता समझने लगे थे मध्य पाषाण काल में ही। मध्य पाषाण काल के अंत में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग पशुओं के समीप रहने लगे, इनकी उपयोगिता समझने लगे थे। लेकिन अब मध्य पाषाण काल के बाद जब वक्त बीता, नव पाषाण काल में, ध्यान रखिएगा लाइन, नव पाषाण काल में व्यवस्थित पशुपालन का कार्य प्रारंभ हुआ। व्यवस्थित पशुपालन का कार्य प्रारंभ हुआ। कब? नव पाषाण काल में। अब ये बांधकर खिलाने पिलाने लगे हैं और इनकी उपयोगिता को समझने लगे हैं। पशुओं में सबसे पहले कुत्ता को पाला गया। पशुओं में सबसे पहले नव पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कुत्ता को पालतू पशु बनाने के पीछे कारण क्या था कि लोग आवास बना के घरों में रहना शुरू कर दिए थे समुदाय में। तो ये जब भी कोई जंगली जानवर आता, जब भी कोई बाहरी चीजें आती तो ये चिल्लाने लगता। तो इसको पालने का सबसे पहला उद्देश्य था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पहला उद्देश्य क्लियर हो गया कि नव पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले पशुपालन का कार्य, व्यवस्थित पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया और सबसे पहले पशुओं में पालतू पशु बनाने का काम किसे किया गया? पालतू पशु बनाने का काम कुत्ते को किया गया। इसके बाद गाय, बैल, भैंस और बकरी को पाला गया। अब देखिए इन जानवरों के पालने का क्या मतलब है। जैसे गांव से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे मुर्गे पाले जाते हैं घरों में। लोग जो खाते हैं मांस वो मुर्गे पाल के रखते हैं। जैसे कोई मेहमान कोई आ गया, रात के समय घर में सब्जी नहीं है तो एक मुर्गे को ही हलाल कर दिया।
और जब मुर्गे को हलाल कर दिया तो कम से कम घर में मीट बन गई, रोटी बना दिया, मेहमान को खिला दिया। इसलिए भी लोग इन जानवरों को आपस में पालते थे। पालने का उद्देश्य क्या हो गया कि मांस मिल जाएगा, मांस मिल जाएगा, और दूसरा क्या हुआ, दुग्ध मिल जाएगा, गाय भैंस बकरी से मांस और दुग्ध मिल जाएगा। और बैल को क्या करेंगे, बैल से दूध तो निकालेंगे नहीं। बैल का भी दो उद्देश्य था। बैल तो मांस के काम में आ जाएगा, लेकिन आपने पहले देख लिया था कि नवपाषाण काल में कृषि कार्य व्यवस्थित हो चुका था, इसलिए बैल को कृषि कार्य के लिए, बोझा ढोने के लिए या अन्य कामों में लेने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। मतलब अब क्या हुआ, बोझा ढोने का काम भी लगेगा। अब जानवरों में जो पशुपालन का कार्य शुरू हुआ नवपाषाण काल में, गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि को पाला गया। इसको पालने का उद्देश्य था मांस, दुग्ध, और बैल को कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य में उपयोग के लिए, कृषि कार्य के उपयोग के लिए, और दूसरा बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए। इन उद्देश्यों के तहत इस समय के नवपाषाण काल के मानव ने पशु पालन का कार्य प्रारंभ कर दिया। देखो जीवन अस्थायी कैसे होने लगा। दो बातें स्पष्ट दिखाई देने लगी कि इन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, कृषि कार्य के बनते ही इन्होंने आवास का निर्माण शुरू कर दिया, आवास का निर्माण शुरू कर दिया। आवास बनते ही ये समुदाय में रहना शुरू कर दिए। यह समुदाय में रहना प्रारंभ कर दिए, समुदाय में रहना प्रारंभ कर दिए। बाबू अब यहां कृषि कार्य के लिए पशुपालन शुरू हो गया। कृषि और पशुपालन के जन्म लेते ही नवपाषाण काल के मानवों की जो जिंदगी थी, नवपाषाण काल का जीवन अस्थायी होने लगा। अस्थायी कैसे नहीं होगा? घर बन गया, घर बन गया, कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, पशुपालन हो गया, और ये समुदाय में भी रहना शुरू कर दिए। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि नवपाषाण काल में मानव का जो जीवन था, प्रथम बार अस्थायी रूप लेना प्रारंभ कर दिया। अस्थायी रूप लेना प्रारंभ कर दिया मानव का जीवन। देखो, मांस भी हो गए थे और कृषि का उपयोग भी हो चुका था। अनाज भी हो गया, पशुपालन भी हो गया, मतलब मांस भी मौजूद है और अनाज भी मौजूद है। तो अगले स्टेप पे देखेंगे कि आग का प्रयोग करना जान पाए थे कि नहीं। आग का प्रयोग करना, अग्नि का प्रयोग। देखो, अग्नि का प्रयोग तो पूरा पाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित था। अगर पीछे जाके हिस्ट्री को खंगाले तो पूरा
पाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित था, अग्नि से परिचित था, लेकिन प्रयोग नहीं जानता था, लेकिन प्रयोग नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के अंत तक, काल के अंत तक इसका कुछ उपयोग करना सीख गए थे, कुछ उपयोग करना सीख गए थे। जैसे मैंने कल बताया था कि मध्य पाषाण काल के अवशेषों में कुछ जले हुए जीव मिले हैं, कुछ जले हुए मनुष्य के अवशेष मिले हैं, कुछ जानवर मिले हैं जले हुए। इसका मतलब ये था कि इस मध्य पाषाण काल के अंत तक कुछ लोग इसका उपयोग करना सीख गए थे, लेकिन नव पाषाण काल में व्यवस्थित तरीके से अग्नि का प्रयोग करना सीख गए। अग्नि का अब उद्योग आएगा, क्योंकि ऊर्जा आ चुकी है, ऊर्जा आते ही उद्योग आएगा। व्यवस्थित तरीके से अग्नि का प्रयोग करना सीख गए, प्रयोग करना सीख गए। अग्नि का प्रयोग करना व्यवस्थित तरीके से अग्नि का प्रयोग करने का श्रेय नव पाषाण काल में जाता है। अब ये भोजन को, अब मांस तथा भोजन को, अनाज को व्यवस्थित तरीके से पका कर खाना प्रारंभ कर दिए। एक तथ्य यहां मिला कि पकाकर खाना पका रहे हैं। खाना जब पकाएंगे तो उसके लिए बर्तन का तो प्रयोग करेंगे। बर्तन नहीं होगा तो खाना पकाएंगे कैसे? मान लो मध्य पाषाण काल के मानव ऐसे जला के खा लेते रहे होंगे, लेकिन यहां पर भोजन बनाने की प्रक्रिया है, पकाकर खाने की प्रक्रिया नव पाषाण काल की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि अब बर्तन बनेगा, व्यवस्थित तरीके से बर्तन का कार्य शुरू होगा। ध्यान दीजिए कि मृद भांडों का निर्माण करना, मृद भांडों का मध्य पाषाण काल के अंत के लोग, मध्य पाषाण काल के अंत के लोग मृद भांडों का प्रयोग कर रहे थे, मृद भांडों का प्रयोग कर रहे थे। मिट्टी के बर्तनों का मध्य पाषाण के अंत के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन नव पाषाण काल में मृद भांड उद्योग, मृद भांड मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया, मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया उद्योग का रूप धारण ली, उद्योग के रूप में होने लगी, उद्योग के रूप में होने लगी। यह मानव के द्वारा किया गया पहला उद्योग था, मिट्टी के बर्तन को बनाना मानव के द्वारा किया गया, यह पहला उद्योग था, यह पहला उद्योग था। मानव के द्वारा किया गया ये पहला उद्योग था। क्या? नव पाषाण काल में
मृद भांड बनाने की कला। मिट्टी के तमाम अनेकों बर्तन बने और धीरे धीरे नवपाषाण काल में यह उद्योग का रूप धारण ले लिया। लेकिन एक तथ्य है, कैसे ये उद्योग बना, कौन कौन सी और चीजें जुटी इसे उद्योग बनाने में। ये देखना है कि अगर मृदभांड उद्योग नवपाषाण काल में एक उद्योग के रूप में आया तो कौन कौन से चमत्कार हुए, कौन कौन सी खोजें हुई, जिस खोज के तहत ये मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाना एक उद्योग की प्रक्रिया का रूप धारण कर लिया। देखिए, इस समय यह वही समय है, यह मतलब मिट्टी के मृदभांड एक उद्योग, मृद भांड उद्योग के रूप में, मृदभांड उद्योग के रूप में कैसे, कौन कौन से वो रिसोर्स थे, कौन कौन से वो स्रोत थे जिसके तहत ये उद्योग मृदभांड बनाने का उद्योग बन गया। तो कहते हैं यही वह समय है, पहला तथ्य, यही वह समय है जब पहिए का चाक का निर्माण हुआ। सारी पहिया लिखते, पहिया से चाक बना, पहिए का निर्माण हुआ। पहिए के निर्माण होने से माल ढोने वाले वाहनों का निर्माण हुआ। माल ढोने वाले वाहनों का उपयोग, वाहनों का जन्म हुआ। माल को, कृषि पदार्थ इत्यादि औद्योगिक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के लिए पहिए का निर्माण हुआ। लकड़ी के बने हुए पहिए का निर्माण हुआ। माल ढोने वाले वाहनों का जन्म हुआ। अब इसी पहिए से कुम्हार के चाक का निर्माण हुआ। चाक का निर्माण हुआ। दो बातें स्पष्ट हो गई, पहिए का निर्माण हुआ और पहिए के निर्माण होने से माल ढोने वाले वाहनों का जन्म हुआ और माल ढोने वाले वाहनों के जन्म होने से पहिए की कुम्हारगिरी का जन्म हुआ। पहिए के कुम्हारगिरी का जन्म हुआ। जब बाबू कुम्हार के चाक का निर्माण हो गया, कुम्हार के चाक का निर्माण हो गया, जब मृदभांड बनाने के लिए चाक का प्रयोग इस समय हुआ। चाक का प्रयोग इस समय हुआ। चाक का प्रयोग इस समय हुआ। मृदभांड बनाने के लिए चाक का प्रयोग इस समय हुआ। तो कहानी क्या हुई कि इससे मृदभांडों के बनने में वृद्धि हुआ। मतलब इसका निर्माण, मृदभांडों का निर्माण तेजी से हुआ। मृदभांडों का निर्माण तेजी से हुआ। जब इनकी संख्या बढ़ी, बेचने के लिए गाड़ी थी, तो ये उद्योग का रूप धारण कर लिए। उद्योग का रूप धारण कर लिए, अर्थात ये मानव के जीवन का होने वाला पहला उद्योग था मृदभांड उद्योग। दो चीजें समझ में आ गई कि मृदभांडों का बनना व्यवस्थित तरीके से जब शुरू हुआ तो ये नवपाषाण काल के संस्कृति का द्योतक है। अब देखिए,
अब अगली बात अगर हम करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो औजारों पर घर्षण करने की प्रक्रिया, पॉलिश युक्त औजार, पॉलिश युक्त औजार। देखिए, नव पाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसके औजारों पर प्रकट हुई, औजारों पर प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई औजारों पर? कहते हैं इस समय के जो औजार बने, इस समय के जो औजार बने, औजार बने, इनको आप इन पर घर्षण करके, इन पर घर्षण करके, इन पर घर्षण करके पॉलिश किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, किया जाता था। और इस प्रकार के जो औजार थे वो धारदार, छोटे और बहुत खतरनाक थे। जो औजारों का जब बनावट बदला, औजारों का जब बनावट बदला, औजारों के बनावट के साथ ही, औजारों के बनावट के साथ ही इनके कार्य करने की, ज्योति रावत गुड आफ्टरनून, पूजा चौहान गुड आफ्टरनून, बाय बाय बच्चा। तो धारदार, छोटे, बहुत खतरनाक हुए, जिससे इनका रूप आक्रामक हुआ, आक्रामक, इनका रुख आक्रामक हुआ। और इस प्रकार इस समय की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इस समय एक औजार बना। इस समय नव पाषाण काल का जो बहुत बार बार सवाल पूछा गया, नव पाषाण काल का एक बहुत उपयोगी अस्त्र बना, जिससे फेंक कर मारने की, कहते इस समय प्रक्षेपास्त्र का निर्माण हुआ। प्रक्षेपास्त्र, इसका मतलब फेंक कर मारने वाला अस्त्र, फेंक कर मारने वाले अस्त्र का निर्माण हुआ। फेंक कर मारने वाले अस्त्र का निर्माण हुआ। फेंक कर मारने वाले अस्त्र का निर्माण हुआ। अब देखो, फेंक कर मारने वाले अस्त्र क्या हो सकते हैं? यही वो समय है जिस समय धनुष बाण का निर्माण हुआ। यही प्रक्षेपास्त्र था। इस समय के लोगों ने तीर बनाना सीख लिया था और धनुष से चढ़ाकर मारना सीख लिया था। इस समय की जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज थी वो धनुष बाणों का निर्माण होना, भाले का निर्माण होना, छोटे हथियारों का निर्माण होना। भाला भी फेंक कर मारते थे, प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग कर लिए, जिससे अब देखो कृषि अस्थायी हुई, उद्योग बना, अस्त्र बने, औजार बने, पशुपालन हुआ, अग्नि का प्रयोग सीख गए। अभी अग्नि का प्रयोग आगे आएगा। अग्नि का प्रयोग सीख गए। अब दूसरा कंडीशन ये बना कि अब जब इतनी चीजें हो जाएगी मानव के पास, तो ये राजनीतिक प्रक्रिया का जन्म इसी समय हुआ। मानव में राजनीतिक प्रक्रिया, मानव में राजनीतिक प्रक्रिया का जन्म, राजनीतिक प्रक्रिया का जन्म
मानव में राजनीतिक प्रक्रिया का जन्म इसी नव पाषाण काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है बाबू, बने रहिए मेरे साथ। ये लाइव सेशन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित ये क्लास आपके छोटे बड़े समस्त एग्जामों को संभालने की क्षमता रखती है। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप आगे गहन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। बच्चा, अब नव पाषाण काल में राजनीतिक प्रक्रिया, कोई किसी का पशु छोड़ के ले जाए, कोई किसी का खेत ले जाए, कोई किसी का जानवर ले जाए, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई और वर्ग संघर्ष, समुदाय में संघर्ष का संकेत यही से मिलता है। समुदाय में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया यही से मिलती है। पूजा चौबे, समुदाय में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया यही से दिखाई देती है। राजनीतिक प्रक्रिया का जन्म, ये सारे परिवर्तन इसी नव पाषाण काल से होते दिखाई देते हैं। मानव का जीवन अस्थायी हो चुका है, तरह तरह के अस्त्रों और औजारों का प्रयोग करना सीख गए हैं। अब आगे की कहानी ये है। पूजा चौबे, गुड आफ्टरनून सर। अब देखिए, अब एक नया अनुसंधान आया, एक नया रिसर्च आया। एक नया अनुसंधान कहता है, नव पाषाण काल के समय के लिए, नव पाषाण काल के समय के लिए एक नया अनुसंधान आया। इसके अनुसार देखते हैं कि नव पाषाण काल क्या है। नया अनुसंधान जन्म लिया। अब ये देखेंगे कि नया अनुसंधान क्या कहता है कि नव पाषाण काल क्या है। जैसे देखो, कहते हैं नव पाषाण काल वहीं से प्रारंभ माना जाता है। ध्यान से समझना, नव पाषाण काल वहीं से प्रारंभ माना जाता है, वहीं से प्रारंभ माना जाता है। नव पाषाण काल वहीं से प्रारंभ माना जाता है जहां पर क्या हुआ है, जहां पर कुछ बातें दिखाई दे रही हो, जैसे अनाज उगाना, पशु पालन करना, पशुओं को पालतू बनाना, पशुओं को पालतू बनाना। और तीसरा, पहला जो नया अनुसंधान है, कैसे हम जानेंगे कि नव पाषाण काल लग चुका है। अनाज उगाने की प्रक्रिया, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया, और इसके बाद भोजन की पूर्ति के लिए उचित व्यवस्था करना। भोजन की पूर्ति के लिए उचित व्यवस्था करना। जब ऐसी कंडीशन व्यवस्थित तरीके से दिखाई देने लगे कि मानव के इस चरण को हम नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये तमाम साक्ष्यों के सहारे, तमाम पीछे मिले हुए औजारों के सहारे हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं मानव के उस समय का, जब अनाज उगाया, पशुओं को पालतू बनाया, भोजन की पूर्ति की उचित व्यवस्था की, और अंतिम लाइन, एक स्थान पर रुककर अपना जीवन जीने की प्रक्रिया शुरू की। एक स्थान पर रुककर
स्थान पर रुक कर, जब इतनी चीजें हो जाएंगी तो रुक जाएगा, रुक कर जीवन जीना प्रारंभ किया, जीवन जीना प्रारंभ किया। मानो कि ऐसे समय को हम नव पाषाण काल के सॉरी नव पाषाण काल के नाम से संबोधित करते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इन साक्ष्यों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। अब अंगा पुंगा रहना छोड़ दिया मानव, नहीं तो पहले अंगा पुंगा घूमता था, गत्ते पत्ते के कपड़े लगाते थे, कपास की खेती शुरू हुई। इसका मतलब है वस्त्र निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस समय कपास, गेहूं, जौ और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि ये क्या किया था इस समय का मानव। अगला स्टेप देखते हैं कि वस्त्र निर्माण की भी प्रक्रिया सीख लिया था, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया सीख लिया था, प्रक्रिया सीख लिया था इस समय का मानव। नव पाषाण काल का मानव वस्त्रों को बनाना भी सीख लिया था। आगे की कहानी देखिए, आगे कहानी ये कहती है कि ये वस्त्र बनते कैसे थे, तो कुछ कपास के बने होंगे, कुछ चमड़ों के बने होंगे, कुछ प्रकाश के बने होंगे, कुछ कपास के, चमड़ों के और कुछ वृक्षों के छाल से बने होंगे, वृक्षों के छाल से बने होंगे। जैसे आज भी है, लोग अपने धन पैसे और के अकॉर्डिंग अभी रोड पे निकल जाइए, कुछ लोग लाल पीले हरे होके निकल रहे होंगे, कुछ तरह तरह के फटे जींस। एक ठो लड़का था, वो फटा जींस पहना था, उसका पैर से जींस फटा हुआ था, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे पैर में जींस में। तो हमने वो फटा हुआ जींस, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि फट गया हो तो उसको काट दिया गया हो। तो वो लड़का कहता क्या है कि नहीं सर, ये तो डिजाइन, इसकी कीमत जानते। मैंने कहा कीमत कितना है इसकी? कहा इसकी कीमत 6,000 रुपये जींस की। अब बताओ, जगह जगह से इतना इतना फटा हुआ जींस, वो किसकी कीमत 6,000 रुपये, वो भी ब्रांड चल रहा है। तो ध्यान रखिए कि कपड़े भी तो इंसान अपने दिमाग के अनुसार धारण करते हैं। तो वो फटे पुराने जींस के पहनने वाले, फटे पुराने जैसे भी लोग हैं, अपने अपने अनुसार वस्त्रों का चयन करते हैं। तो ये तरह तरह के मॉडल, जैसे पैसा है जिसके पास, जैसे रुपया है जिसके पास, उसके अनुसार ये पैसे लाल पीले हरे नीले होके घूम रहे हैं। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये इस समय के जो वस्त्र थे, कपास के थे, चमड़ों के थे और वृक्षों के छाल थे, जिसके जो भी उपयोगिता थी उसके अनुसार वस्त्रों का चयन करते थे। भीम बेटिका से मिले हुए चित्रकारी के अनुसार, भीम बेटिका से मिले चित्रकारी के अनुसार, चित्रकारी के अनुसार स्पष्ट हो गया है कि इस समय के वस्त्र, स्पष्ट हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि इस समय के लोग वस्त्रों को रंगना शुरू कर दिए थे, वस्त्रों को रंगना शुरू कर दिए थे। अब इतने सारे तथ्य आपके सामने हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट पे एक एक प्रक्रियाओं को रखकर इसे समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, अब थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा आवश्यक तत्व है। देखिए, तेजी से बढ़ रहे थे ये मानव, कृषि प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, कृषि प्रौद्योगिकी का विकास हो गया। मानव ने धीरे धीरे पर्यावरण के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, पर्यावरण का शोषण करना शुरू कर दिया और इस प्रकार ये नियंत्रण भी स्थापित करने लगा, नियंत्रण भी स्थापित करने लगा, नियंत्रण भी स्थापित करने लगा। मानव का व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हो चुकी और इस प्रकार देखा जाए तो यहीं से पर्यावरण
के प्रदूषण होने के, पर्यावरण प्रदूषित होने के संकेत प्रारंभ हो जाते हैं, संकेत प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चों, हम लगातार कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ते जा रहे हैं नव पाषाण काल की घटना को, जिसमें हम पर्यावरण का शोषण, पर्यावरण के प्रति इनका नियंत्रण करने का विचारधारा इत्यादि तथ्यों को समझते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का जो नव पाषाण काल का जो साक्ष्य है, सबसे पहले भारत में कहाँ मिला? देखिए, लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की घटना है। ये नव पाषाण काल का जो समय है, नव पाषाण काल का समय आज से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास की घटना है। बहुत प्राचीन काल की घटना है, जब भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। इसका नव पाषाण काल की जो संस्कृति है, इस प्रकार के संस्कृति का भारत में प्रथम साक्ष्य आ चुका है। सवाल में भारत में प्रथम साक्ष्य, भारत में प्रथम साक्ष्य नव पाषाण काल संस्कृति का भारत में प्रथम साक्ष्य कब और कहां से मिला? जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जरा मैसेज करके बताएं कि ये कहां से मिले। कहते हैं, जाने दो, मत बताओ। कहते हैं भारत के पश्चिम में, पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी लिखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे पहले इस नव पाषाण संस्कृति का खोज की गई। जहां खोजी गई उसका नाम था, जल्दी बताए कोई, जल्दी मैसेज करो अगर किसी को पता है तो, मैसेज करो। क्वेटा घाटी, सबसे पहले क्वेटा घाटी में नव पाषाणकालीन संस्कृति के मिलने का साक्ष्य मिलता है। क्वेटा घाटी। देखो, इसके बाद यही से एक स्थान आता है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सर्वाधिक मात्रा में नव पाषाण काल के संस्कृति के अवशेष मिलने के साक्ष्य, अवशेष मिलने के साक्ष्य सबसे ज्यादा मात्रा में अगर साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल का मिला है तो भीमबेटका की गुफा में से भी मिला है, लेकिन मेहरगढ़ से सर्वाधिक मात्रा में साक्ष्य मिला। यहाँ पर एक बेहतरीन साक्ष्य मिला है। कहते हैं कि यहाँ से जो साक्ष्य मिला, कृषि और पशुपालन का, नोट करिएगा, मेहरगढ़ से जो पहला नवपाषाण काल का जो साक्ष्य मिला, कृषि और पशुपालन साथ होने का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। कृषि और पशुपालन के साथ साथ किए जाने के प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। और यही से इस समय का धर्म कैसा था, धर्म और समाज के विषय में भी सूचनाएं मिलती हैं मेहरगढ़ से। धर्म और समाज कैसा था इस समय का, नव पाषाण काल का धर्म और समाज कैसा था, यही मेहरगढ़ से भी साक्ष्य मिलता है। देखिए, वर्तमान समय में इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, चूंकि लिखे साक्ष्य तो कुछ मिले नहीं है,
के लिखे साक्ष्य अगर मिले होते तो पढ़कर ये जाना जा सकता था कि इस समय का मानव किस प्रकार का जीवन जीता था और किस प्रकार के जिंदगी के साथ ये अपने औजारों को विकसित किया, अपने चीज़ों को विकसित करने का काम किया। देखिए, एक साक्ष्य मिला धर्म और समाज। तो धर्म का क्या रूपरेखा था, आइए देखते हैं थोड़ा सा धर्म के विषय में। नवपाषाण काल का धर्म, नवपाषाण काल का धर्म की अगर बात करें तो इस समय के लोगों में कुछ बातें हैं जो दिखाई देने लगी थी। मरने के बाद भी किसी लोक में जीवन होता है। अगर कोई व्यक्ति मरता है, कोई व्यक्ति अगर मरता है, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मरणोपरांत जीवन होता है। मरणोपरांत अगर व्यक्ति मर गया तो वो जिएगा, अर्थात पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। ध्यान रखिए कि ऐसा कोई जीवन, जैसे इस जीवन में जो दबी इच्छाएं हैं, इंसान संतोष कर लेता है कि चलो यार इस जीवन में जो हुआ सो हुआ, दूसरा जीवन मेरा भगवान सही से मिटाए। इस जीवन में तो कुछ मुझे मिला नहीं, हो सकता है जैसे किसी से कहो कोई गलतियां हुई हो, सर इस जीवन में तो हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के गलतियों का परिणाम है जो हम झेल रहे हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये मरणोपरांत जीवन या पुनर्जन्म का होना बताते हैं। इस प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास दिखाई देते हैं इस समय। धार्मिक अंधविश्वास दिखाई देते हैं इस समय। मरणोपरांत जीवन होगा, इस प्रकार का धार्मिक अंधविश्वास दिखाई देता है इस नवपाषाण काल में। बच्चा, मरणोपरांत जीवन होगा क्योंकि इस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति मरता था, मृत्यु के बाद इसके जीवन के उपयोगी समस्त पदार्थ रख दिए जाते थे। इसका मतलब है कि ये किसी दूसरे जीव में जाएगा और जहां जाने के बाद यह उपयोग करेगा इन पदार्थों का। किसी पारलौक का ज्ञान इन्हें हो चुका था, मतलब अंधविश्वास फैल चुका था। ध्यान रखिएगा कि अगली कंडीशन अंधविश्वास भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि का जन्म नवपाषाण काल में चरम पर दिखाई देता है। नवपाषाण काल में चरम पर दिखाई देता है। जैसे आत्मा का पुनर्जन्म होना, आत्मा का देहांतरण होना, आत्मा का मरना और पुनः नए शरीर में प्रवेश करना, कुछ इस प्रकार की भी कहानियां इस समय जन्म ले चुकी थी। मृदभांड बनाना, पशुओं को पालना, उद्योग का करना इत्यादि चीजें जन्म ले चुकी थी। अग्नि का प्रयोग करके ये व्यवस्थित तरीके से अपने, अब अगला हेडिंग देखते हैं, अग्नि का प्रयोग, तब आगे की कहानी क्लियर होगी। अग्नि का प्रयोग सीख चुके थे, अग्नि का प्रयोग सीख चुके थे। अग्नि के प्रयोग से क्या करेंगे? पहले ये भोजन को पका कर खाएंगे। पहला जो उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, भोजन को
पका कर खाएंगे। अब भोजन को कच्चा नहीं खाएंगे क्योंकि अग्नि का प्रयोग सीख चुके। देखो ऊर्जा आ चुकी है, अग्नि का मतलब है ऊर्जा, ऊर्जा आ चुकी है। इससे क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं। इसी ऊर्जा से, इसी आग से, इसी अग्नि से इन्होंने धातुओं का उपयोग करना, ध्यान रखिएगा, धातुओं के उपयोग करने की पहली सूचना यही से मिलती है। धातुओं के उपयोग करने की, धातुओं के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य यही से मिलता है, क्योंकि अग्नि है, अग्नि से पिघलाएंगे, फिर से कुछ नया रूप देंगे। धातुओं के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य नव पाषाण काल से ही मिलता है, नव पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। बच्चों, धातुओं में जो पहला धातु था वो तांबा को इन्होंने पिघलाया और तांबा का प्रयोग किया। इसलिए नव पाषाण काल के बाद जो संस्कृति जन्म लेती है इसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से संबोधित किया जाता है। भोजन को पकाकर खाने की प्रक्रिया आ गई, ऊर्जा का क्रांतिकारी रूप शुरू हो गया। धातुओं के प्रयोग से प्रथम साक्ष्य यही से मिलते हैं और इनमें तांबे के बने हुए तांबे को पिघलाना इन्होंने पहली बार सीखा था और तांबे को पिघलाकर ये जो औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, उपकरण बनाते थे, इसलिए इस समय के लोगों को ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना गया। अब देखिए कुछ कहानी आगे की चलती है। ये मनोरंजन भी करना सीख गए थे, मनोरंजन, जैसे आप लोग थकते हो ना तो मनोरंजन करते हो। इस समय सारे विद्यार्थी बड़े तेजी से घरों की तरफ भाग रहे, मनोरंजन करने, दीपावली मनाने, एंटरटेनमेंट करने तेजी से भाग रहे। मनोरंजन, ये नव पाषाण काल में मनोरंजन का भी प्रारंभ हो चुका था। ये मनोरंजन कैसे करेंगे? बैलों को लड़ाएंगे, बैलों को दौड़ाएंगे, इनके साथ कुश्ती करेंगे, कुछ इसी प्रकार के मनोरंजन हो गए थे। और अपनी भाषा में ये गाना भी गाने लगे थे, गाना गाने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी है कि गाना गाते थे, खेल कूद करते थे, जानवरों को लड़ाते थे और खुश हुए तो ये आखेट करते थे। यही इनके मनोरंजन के साधन थे, आखेट करना इत्यादि प्रक्रियाएं करना। अब देखो, अब जब ये मरते थे तो अंत्येष्टि करते थे, मतलब अंतिम क्रिया के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम क्रिया के तहत ये शवों को जलाते भी थे, शवों को जलाते भी थे, शवों को गाड़ते भी थे कब्रों में। और जीवित दफन होने के भी साक्ष्य मिलते, मतलब ये अंत्येष्टि की व्यवस्थित तीनों प्रक्रियाओं को पूरा करते थे। और इसमें इस जीव के नाम से कुछ सामान भी निकालते थे, सामान भी निकालते थे जिससे ये पता चल जाए, जिससे ये
मालूम चल जाए कि जब ये प्राणी मरकर दूसरे लोक पर जाएगा तो दूसरे लोक पर जाने के बाद इसे ये चीजें मिल जाएंगी। अब देखो, पहिए का निर्माण हुआ, चाक का निर्माण हुआ, पशुओं में कुत्ता पाला गया, कृषि में गेहूं और जौ की खेती की गई, भार ढोने के लिए माल वाहक का निर्माण किया, चूंकि पहिया आ चुका है उसी पर रख के ट्रांसफर करने के लिए, और अस्त्रों में धनुष बाण का निर्माण शुरू हो चुका है। इतने साक्ष्यों के साथ नव पाषाण काल आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आगे देखते हैं कि साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले और ये साक्ष्य हमें क्या सूचना देते हैं। नव पाषाण काल के मिले हुए साक्ष्य भारत में किन किन स्थानों से मिले, देखिए। नव पाषाण काल में मिला हुआ जो पहला साक्ष्य है वो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या मिलता है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यहां से भेड़ बकरियां पालने के साक्ष्य, भेड़ बकरियां पालने के साक्ष्य, और दूसरा गेहूं और जौ के कृषि के साक्ष्य अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिले, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिले। एक जगह है जिसका नाम है, यहीं से गेहूं और जौ के प्रारंभिक कृषि के, सबसे पहले कृषि के प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले। प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। नव पाषाणकालीन मानवों के गेहूं और जौ के कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिलने के संकेत यहीं से दिखाई देते हैं। एक जगह है विद्यार्थियों, मेहरगढ़, नाम सुने होंगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़, आइए देखते हैं मेहरगढ़ की कहानी क्या है। मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़, ये यहां पर नव पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से नव पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल से लेकर कहां तक, नव पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए। बड़ा जबरदस्त जगह है, अवशेष प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। देखते हैं मेहरगढ़ में क्या हुआ। मेहरगढ़ से जो प्रमाण मिला वो बड़ा चौंका देने वाला है। मेहरगढ़ से जो प्रमाण मिला, यहां पर तांबा गलाने का और उपकरण बनाने का अस्पष्ट प्रमाण मिला। गजब। यहां से जो मेहरगढ़ से जो प्रमाण मिला वो ये प्रमाण था कि इस समय के लोग तांबा गलाने का सबसे प्राचीन शब्द मिला, और
यहां से एक कारखाना मिला और उसके अगल बगल तांबे के कुछ उपकरण मिले। देखिए, यहां से मेहरगढ़ से गेहूं और जौ उपजाने के साक्ष्य मिले। इसे बलूचिस्तान का, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी की टोकरी कहा गया। रोटी की टोकरी कहा गया। तांबा गलाने का उपकरण मिला। गेहूं जौ के उपजाने के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से, और ये बलूचिस्तान का रोटी की टोकरी था। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ से अनाज मिले। देखिए, दो जगह है, बुरजाहोम और गुफकराल। बुरजहोम और गुफकराल। बुरजहोम और दूसरा गुफकराल, ये दो जगह हैं। आइए देख लेते हैं इन दोनों जगहों से क्या क्या साक्ष्य मिले। देखिए, इन जगहों से अस्थाई बस्तियों के प्रमाण मिले। इन जगहों से इस सभ्यता के लोगों का, नव पाषाण काल के लोगों का, नव पाषाण काल के लोगों का अस्थाई बस्तियों के प्रमाण मिले। अस्थाई बस्तियों के प्रमाण मिले। यहाँ पर अस्थाई बस्ती के प्रमाण मिले। यहाँ पर सिविलाइज्ड तरीके से इस समय के लोगों के रहने के प्रमाण मिले। देखो, यहाँ पे कुछ हारपून मिले, सुइयां मिली, हारपून मिले, सुइयां मिली, और इस प्रकार के अस्त्र मिले। इस प्रकार के शिकार करने के उपकरण मिले। शिकार करने के उपकरण मिले। गुफराल से इस समय के रहने वाले मानवों के अस्तित्व की जानकारी, रहने वाले लोगों के अस्तित्व के विषय में हड्डियां मिली। हड्डियों के अवशेष मिले। यह समय के लोगों के हड्डियों के अवशेष मिले बुरजाहोम और गुफराल से। हारपून, सुइयां, शिकार के उपकरण और हड्डियों के अवशेष मिले हैं बुरजाहोम से। अब आगे की सामान देखिए। एक जगह है कोल्डिहवा, नाम सुने होंगे। कोल्डिहवा की कहानी क्या है कि ये बेलन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र के बेलन नदी घाटी में है। बेलन नदी घाटी में है। यहाँ का साक्ष्य थोड़ा सा जबरदस्त है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कोल्डिहवा से क्या मिला? देखिए, यहाँ से पहली बार इस समय नव पाषाण काल में धान उगाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमाण मिला है कोल्डिहवा से। धान उगाने का
साक्ष्य मिला कुलडीहवा से। ये प्रथम साक्ष्य है नवपाषाण काल का, प्रथम साक्ष्य है नवपाषाण काल का। कुलडीहवा से धान उगाने का साक्ष्य मिला। अब देखिए, एक जगह और उठा लेते हैं, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से क्या मिला? चौपानी मांडो से मिलने वाला जो साक्ष्य था, ये तो प्रमाणित कर दिया कि यह जीवन बड़ा व्यवस्थित था। जो यहाँ के आवास मिले, इनकी छतें मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी, पहला जो साक्ष्य मिला, आवास मिले, आवास पे मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये मिला। और अगली चीज, झोपड़ियां मिली, छत्ते वाली झोपड़ियां मिली। और साझा चूल्हे मिले, दो चूल्हे। इसका मतलब है कि भोजन पकाने का प्रमाण है। कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से साझा चूल्हे मिले हैं। अब इसके बाद की बात अगर करें तो यहां से मृद भांड के, ध्यान रखना, यहां से मृद भांडों का विशेष समूह मिला है। मृद भांडों का विशेष समूह मिला है। जब विशेष समूह मिला है, यह जब रेडियो कार्बन तिथि से पता चला, तो यह विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है मृद भांड बनाने का। मतलब विश्व का ये जो चौपानी मांडो से जो मृद भांडों का विशेष समूह मिला है, चौपानी मांडो से जो विशेष समूह मिला है, मृद भांडों के बनाने का जो विशेष समूह मिला है, वो विशेष प्रकार का जो औजार था, ये जो बर्तन थे, इन बर्तनों का जब रेडियो कार्बन लगाया गया तो विश्व में जहाँ भी मृद भांड बने थे, ये मृद भांडों के इतिहास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दिखाई देता है। विद्यार्थी, हमने नवपाषाण काल के जीवन को देख लिया और धीरे धीरे हम इसके क्लास के अंत की तरफ चलते चले जा रहे हैं। एक जगह और देख लेते हैं नवपाषाण काल का, जिसका नाम है चिराद। आइए देखते चिराद से क्या मिलता है। कहते हैं कि ये यहाँ से चिराद की जगह से यहाँ से बड़ी संख्या में हिरण के सींग के बने उपकरण प्राप्त होते हैं। बने उपकरण प्राप्त होते हैं। इन हिरण के श्रृंगों की माला मिलती है। जिसे पुरुष और स्त्री दोनों पहना करते थे। पुरुष और स्त्री दोनों धारण करते थे। इसका मतलब है इस समय आते आते श्रृंगार करने का प्रारंभ हो चुका था। शिकार करने का प्रारंभ हो चुका था।
हमने देखा तमाम साक्ष्यों के आधार पर तमाम साक्ष्यों के आधार पर इस नव पाषाण काल का वर्णन किया। हमने देख लिया कि ये जीवन कैसे स्टेबल हुआ। देखो, नव पाषाण काल के बाद कई संस्कृतियां आई, जैसे ताम्र पाषाण काल संस्कृतियां, इसी तरह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियां, इस तरह संस्कृतियां आई गई और इसी के बाद धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का उदय होता है। मिलते रहिए मेरे साथ, करते रहिए इस एनसीईआरटी पैटर्न पर क्लास। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद बच्चों, लव यू।